हेलो साथियों, मैं साहिल केरा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री आनंद एजुकेशन पर। इन द लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इन टुडे सेशन वी विल कवर द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा जी, पीपीसी कर्व को समझने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए इन अजम्पशंस को एक बार नज़र मारते हैं और इनको समझते हैं। तो बेटा जी, हमारी पहली अजम्पशन हमें कह रही है कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, वो कितनी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा? 2 गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। दूसरी अजम्पशन हमें क्या कह रही है? दूसरी अजम्पशन हमें कह रही है टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर आप सभी को पता होगा हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है वो पल पल क्षण क्षण वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। हर पल एक नई टेक्नोलॉजी आती है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो क्या हो जाती है जी? आउटडेट हो जाती है। तो बेटा जी, हमारी तीसरी असम्पशन जो है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वल एफिशिएंसी नहीं रखते प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर मैं विराट कोहली को बोलूँ कपिल शर्मा की जगह जाके आप कॉमेडी करने लग जाओ, और कपिल शर्मा को बोलूँ विराट कोहली की जगह जाके आप क्रिकेट खेलने लग जाओ, तो क्या काम चलेगा दोनों का? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि उन दोनों के स्किल्स, उन दोनों की एफिशिएंसी क्या करती है? वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हमारे पास एक लेबर था राम, उसको हमने काम करने के लिए बोला तो उसने एक काम 5 मिनट के अंदर कर दिया। पर दूसरा लेबर था श्याम, उसको एक काम करने के लिए बोला तो उसने वही काम 15 मिनट के अंदर कर दिया। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इक्वल एफिशिएंसी नहीं रखते। तो बेटा जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे हमारे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके थके हारे घर आए। थके हारे वो घर आए, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी को कि मम्मी जी हमें लगी है भूख, हमें कुछ चटपटा खाने का मन है। तो उनकी मम्मी ने बोला बेटा क्या खाओगे? तो एक बच्चे ने बोला मैं तो बर्गर खाऊंगा, दूसरे बच्चे ने बोला मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। पर मम्मी तो दोनों बच्चों की है तो वो दोनों का मन रखेगी। तो मम्मी ने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, 10 पिज़्ज़ा बना देती हूँ और एक बर्गर बना देती हूँ। तो दूसरा बच्चा बोला कि मम्मी आप और भी तो कुछ कर सकती हो इसमें। तो मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं 2 बर्गर बना लेती हूँ और 8 पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। फिर वो बोला नहीं, इसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर मम्मी बोलती है मैं 3 बर्गर बना देती हूँ और 5 पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो ऐसे ही मम्मी ने डिफरेंट क्या बनाए हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं बच्चों। देखो हमारे पास कितनी गुड हैं? हमारे पास यहाँ पे 2 गुड हैं और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। अगर एक का प्रोडक्शन मैं बढ़ा रहा हूँ, एक का प्रोडक्शन मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर एक का प्रोडक्शन मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो एक का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है बच्चों। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बना दिए। हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बना दिए। तो फिर बच्चे तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके आए थे, जो बच्चे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके आए थे उन्होंने मम्मी को बोला मम्मी हम तो इसको अब ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे। जो ये कॉम्बिनेशन है अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें, हमारे पास 2 ही एक्सिस हैं और 2 ही कमोडिटी हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक हमारी कमोडिटी बर्गर है और एक हमारी कमोडिटी पिज़्ज़ा है। तो उन्होंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो कुछ एक ऐसा कर्व बन गया बच्चों, कुछ एक ऐसा कर्व बन गया। और इसी कर्व को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेटा जी पीपीसी कर्व क्या है? पीपीसी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि इसको हम किस पे बना रहे हैं? ग्राफ पे बना रहे हैं। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन का। किसका? पॉसिबल कॉम्बिनेशन का। कितनी कमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन का? बेटा जी 2 गुड्स के, 2 गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है, जिसको हम अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा जी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, जिसका दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री है। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। बेटा कोई भी स्केड्यूल है वो क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। हमने ग्राफिकल फॉर्म में जब पीपीसी कर्व को बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या कहा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पर उसी डाटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये है, दिस इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम से पता चलता है अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका और कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो क्या नाम से मतलब बना? मौके की
कीमत, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है। कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन और गिवन अप। जीवन में हमारे पास ऐसी परिस्थिति भी आती है जहाँ पे हमको एक चॉइस बनानी पड़ती है, दो डिफरेंट रास्तों में हमको चॉइस बनानी पड़ती है। जैसे हमने 10th क्लास पास करी, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, या तो हम साइंस ले लें या तो हम कॉमर्स ले लें। हमने क्या चुनी? कॉमर्स चुनी, तो साइंस हमारे लिए क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। द रोड नॉट टेकन, जब हमारे पास दो रोड थे, दो चॉइसेस थी और हमने किसी एक को चुना, द रोड नॉट टेकन इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। इसके बाद समझते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने मार्जिनल वर्ड ऐड कर दिया है। मार्जिनल वर्ड का पूरी इकोनॉमिक्स में पूरे साल एक ही मतलब रहेगा कॉन्स्टेंटली। क्या मतलब रहेगा? मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है बेटा जी एडिशनल, एडिशनल। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब इसको समझते हैं। हमने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं और एक इकोनॉमी एक बारी में सारे रिसोर्सेज को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ऐसे ही हमने यहाँ पे पीपीसी लिया था तो हमने दो गुड्स का ही प्रोडक्शन किया। अगर एक गुड का प्रोडक्शन मैं बढ़ा रहा हूँ, एक गुड का प्रोडक्शन मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने बर्गर का प्रोडक्शन क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, इसमें +1 कर दिया है। बर्गर क्या हुआ है यहाँ से? इसमें +1 कर दिया, बर्गर का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अल्टीमेटली बेटा पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन क्या हो गया है? कुछ कम हो गया है। पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन क्या हो गया है? कुछ कम हो गया। सो इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बर्गर, इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बर्गर आई हैव सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा। So the number of unit of a commodity sacrifice, number of unit of a commodity sacrifice in order to gain an additional unit of another commodity, this is called marginal opportunity cost। ठीक है जी। एक कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मैंने दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट को क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। इसी को बेटा जी कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब ये एडिशनल होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए मैंने दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बेटा जी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। MRT इज इक्वल्स टू डेल्टा सैक्रिफाइस, हमने कितना सैक्रिफाइस किया है, टू डेल्टा गेन, एक यूनिट एक्स्ट्रा गेन करने के लिए हमने कितनी कमोडिटी को सैक्रिफाइस किया है, इसके रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे समझते हैं बेटा जी। मैंने यहाँ पे एक पीपीसी कर्व बनाया है और यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं A B C। अब इन पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पॉइंट क्या डिटरमाइन करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो बेटा जी पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर A, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन पीपीसी। सो बेटा जी हमारा पीपीसी कर्व ये दर्शाता है कि हम अपने रिसोर्सेज और अवेलेबल टेक्नोलॉजी से कितने ही मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये हमको क्या दिखाता है? हमारा पीपीसी कर्व दिखाता है। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? ये पीपीसी कर्व ही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट है। सो एनी पॉइंट लाइंग ऑन पीपीसी कर्व ये क्या दिखाता है कि हम अपने मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट लेवल पे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हम जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहे। ठीक है जी। बट एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड पीपीसी कर्व, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी कर्व के बाहर लाई करता है वो क्या दर्शाता है? कोई भी पॉइंट पीपीसी कर्व के अगर बाहर लाई करता है वो दर्शाता है कि ये पॉइंट जो है ये हमारी रीच से बाहर है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी है उससे हम इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं इस पीपीसी कर्व जितना। इसके लिए हमको यह टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाव करना पड़ेगा, नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी या अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस पॉइंट को पे रीच कर सकते हैं, तब हम इस पॉइंट को रीच कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये पॉइंट क्या है? मेरा अनअटेनेबल गोल है, अभी हम इसको गोल को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इस लेवल पे क्या करेंगे, इस लेवल पे वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। पर जो हमारा पॉइंट नंबर C है, दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड पीपीसी। एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड पीपीसी शोज अ अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अटेन कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमारे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से कम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो है हम उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम अपने रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन से कम हो रहा है। और इस पॉइंट को बोला जाएगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड पीपीसी इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन, एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड पीपीसी इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड पीपीसी, ये सी वाला पॉइंट, ये है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब ये क्या दर्शाता है, इसको विस्तार में थोड़ा समझते हैं। ठीक है जी, एनी पॉइंट लाइंग इनसाइड पीपीसी शोज दैट एक्चुअल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, जो हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी से क्या है, कम। इसका रीज़न क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो तकनीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमारी आउटडेटेड या रिटार्डेड टेक्नोलॉजी है। और हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन को दर्शाती है। दीज आर द रीजंस फॉर एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से क्या है, कम है। चलिए अब हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड पीपीसी कर्व इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सो दिस पॉइंट बी, दिस इज लाइंग आउटसाइड द पीपीसी कर्व, सो दिस इज अ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को मैक्सिममली भी यूज़ करके, मैक्सिमम लेवल पे भी यूज़ करके इस पे नहीं पहुंच सकती, इस पॉइंट बी पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके पास जो पर्याप्त रिसोर्सेज हैं और जो तकनीक है वो अभी इतनी एडवांस नहीं है कि अपने प्रोडक्शन को इस लेवल तक ले जाए। सो इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट बी, इकोनॉमी हैज़ टू मेक अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन इन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, तो कोई भी इकोनॉमी अपने पीपीसी कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट होगा उस पर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। तो बेटा जी, कोई भी इकोनॉमी पीपीसी कर्व के बाद कोई पॉइंट होगा उस पर ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। एंड इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट ऑन एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी कर्व। चलिए बेटा जी, अब पीपीसी कर्व की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी कर्व बेटा जी, पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेटा जी, सपोज करो हम दो कमोडिटी बना रहे हैं, एक बटर और एक ब्रेड। हमने इस चैप्टर में इतना पढ़ लिया, हमको ये पता है कि हमारे पास जो पर्याप्त रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर आई हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। इससे क्या पता चलता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है ब्रेड की क्वांटिटी में और बटर की क्वांटिटी में। अगर मैं बटर की क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो ब्रेड की क्वांटिटी कम हो जाती है, ब्रेड की क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो बटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से पीपीसी कर्व की जो स्लोप होता है, पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है, तो बेटा जी इसी वजह से पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसी वजह से पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है बेटा जी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक नंबर के लिए एमसीक्यू में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है पीपीसी कर्व की, पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी कर्व की शेप कैसी होती है, कॉनकेव शेप। दिस शेप इज कॉनकेव शेप। तो ये कॉनकेव शेप के पीछे रीज़न क्या है, इसका राज क्या है, ये समझते हैं। हमने देखा कि हम एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एमआरटी है, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी पीपीसी कर्व का शेप कैसा है, पीपीसी कर्व इज concave to origin because of increasing MRT PPC curve is concave to origin। ठीक है जी, अगर पीपीसी कर्व में MRT जो होगा, MRT हमारा इधर इंक्रीजिंग है, अगर हमारा MRT फॉलिंग होगा तो पीपीसी कर्व की शेप कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। अगर मेरा MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जी कांस्टेंट होगा तो पीपीसी कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पीपीसी कर्व जी, ऐसा। ठीक है जी, सो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दिस इज द रीजन ऑफ कॉनकेव शेप ऑफ पीपीसी कर्व। ठीक है जी, चलिए एक और चीज़ समझते हैं, हमारा शिफ्ट इन पीपीसी
इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कमोडिटीज़, दोनों कमोडिटी के रिस्पेक्ट में होगा शिफ्ट, हमेशा दोनों कमोडिटी के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी के भी और वाई एक्सिस वाली कमोडिटी के भी। ठीक है जी। राइटवर्ड शिफ्ट, राइट साइड में जब पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट साइड में जो हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा बेटा जी उसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जी राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, देखो जी ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट लेवल था, ये हमारा पीपीसी ब्लैक वाला, ठीक है जी। अब हमारा पीपीसी आगे की तरह शिफ्ट हो गया, तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि हमारे रिसोर्सेज में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, या हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है, या इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ गुड, हमारे देश के अंदर कोई नया रिसोर्स हमको मिला है, या पुराने रिसोर्स जो थे जैसे कोल है, हमको कोई कोल की और माइन मिल गई है, तो दोनों रिसोर्सेज थे, दोनों एक्सिस पे जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव शिफ्ट, इट ऑलवेज इंडिकेट्स ग्रोथ, ठीक है जी। बट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है जी। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गया, रिटार्डेशन आ गया, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज के अंदर डिस्ट्रक्शन आ गया, कैसे किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, ऐसी चीज़ों से। कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस आउटपुट डिक्रीजेज, इकोनॉमी की जो कैपेसिटी थी आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, जो उत्पादन की उसकी कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो क्षमता क्या हो गई है, पहले से कम। तो इसी वजह से पीपीसी का हमारा क्या हो गया जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। एंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर एंड द राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। राइटवर्ड शिफ्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमारा क्या करता है, हमारी ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है जी। चलिए जी, जो हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, इसको समझते हैं। बेटा जी हमने आपको अभी शिफ्ट पढ़ाया था, शिफ्ट में बोला था शिफ्ट हमेशा क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कमोडिटीज एंड विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, ठीक है जी, दोनों कमोडिटी के रिस्पेक्ट में होगा शिफ्ट। पर जो रोटेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल कमोडिटी, एक ही एक्सिस पे रोटेशन होगा, तो उसको समझते हैं। पहले रोटेशन एक्स एक्सिस का समझते हैं, एक्स एक्सिस का रोटेशन कैसा होगा। तो जी कमोडिटी जो है हमारी एक्स एक्सिस पे ये गन है, और जो वाई एक्सिस पे कमोडिटी है वो बटर है। तो जी बटर तो हमारा कांस्टेंट है, देखिए बटर कांस्टेंट है, ठीक है जी। पर ये जो हमारा गन है, गन का प्रोडक्शन देखिए जी, गन का प्रोडक्शन इधर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। गन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से बटर कांस्टेंट था, बटर अपने ही लेवल पे था, पर गन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। गन का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हो गया तो गन में यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट आ गया, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट आ गया जी, गन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है जी। तो ये क्या है, रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही गन का प्रोडक्शन अगर डिक्रीज़ हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया जी। तो देखो जी एक ही के अंदर चेंज आ रहा है, रोटेशन में एक ही के अंदर चेंज आ रहा है, पर जब हमने शिफ्ट की बात करी थी तो दोनों के अंदर क्या आ रहा था, साइमल्टेनियस क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, दोनों के अंदर साइमल्टेनियस शिफ्ट आ रहा था, ठीक है जी। रोटेशन में शिफ्ट तो हो रहा है पर एक ही के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस का रोटेशन समझते हैं, एक्स एक्सिस पे तो कांस्टेंट है जी, वाई एक्सिस पे अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज़ हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो जी इंक्रीज़ हमेशा क्या करता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और डिक्रीज़ हमेशा क्या दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, आउटडेटेड हो गई है, तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट से भी कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो राइटवर्ड शिफ्ट हमेशा इंक्रीज़ को इंडिकेट करेगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमेशा डिक्रीज़ को इंडिकेट करेगा। सो बेटा जी ऐसे ही हंसते खेलते हुए हमने अपना पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ख़त्म कर लिया है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल श्री आना एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें।